रजनी संकल आ गए। क्या मैडम को जोड़ लें? मोनिका मैडम से बोलिए अपना रिक्वेस्ट भेजती रहें। मोनिका मैम से बोलिए अपना रिक्वेस्ट भेजती रहें जिससे कि मैं जोड़ सकूं उनको। एडमिट कर रहे हैं। देखिएगा वो मोनिका। एडमिट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करम पीपल मिल जाए। आप पूछिए। फाउंडर। आप बोल रहे सर। उन लोगों की रिक्वेस्ट नहीं आ रही है। बाबू दूर रहो। सही तो डिस्टर्ब कर। इस आईडी से है जुड़ रही, पता भी तो नहीं चल रहा है। वो अपने नाम से ही जुड़े हैं। एक बार सर कॉल करके क्लियर कर लीजिए। अरे संजय, वो मैं खोज रहा हूँ भाई, वो मिल ही नहीं रही है। हाल क्या फोनवा करना है, वो बेचारी भेज एक करके दो अपना रिक्वेस्ट इंतजार कर रही हैं। एक बार कॉल तो कर लें। रिक्वेस्ट कैंसिल हो जा रहा होगा, वो इन लोग कहते हैं, लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, उनका ही नहीं रहा है। वही तो आता तो एक्सेप्ट करते हैं ना। हाँ अपूर्व अंकल। पहले रिक्वेस्ट करो। अब अपूर्व अंकल को होस्ट बनाइए। अपूर्व जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? अपूर्व जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अरे इतना सारा है ना। ऋषिकेश अंकल को बना दीजिए। वही कुछ रिमूव करेंगे। ऋषिकेश को बनाए हैं। ऋषिकेश को और अभय सर को, दो लोगों को मैंने को होस्ट बनाया है। सर हमारे पास एक्सेप्ट करने का आ नहीं रहा भाई। प्रणाम। राम सर प्रणाम, मैंने आपको बनाया है भाई। एक बार और अपना स्पीकर ऑन करिए। स्पीकर ऑन है सर मेरा। एक सेकंड स्पीकर ऑन करेंगे तो मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा ना, आप हैं कहाँ। जी जी जी। देखिए सर, एस्टो ऋषिकेश शुक्ला के नाम से होगा सर, मेरा ए अरे लिखा सर होगा। वही देख के तो मैंने किया भी है। जी 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 जी। मैंने वही देख के आपको बनाया है वो।
बने हैं, वो है को होस्ट। चलिए मोनिका मैम ज्वाइन कर ली हैं। चलो ज्वाइन कर चुकी हैं। हाँ जी कर ली Good ज्वाइन। evening everyone. रजनीश अंकल वेटिंग पे है। Am I audible to all? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल क्लियर है। जी जी, अंकल आ ये रही तो है। आवाज आ रही है। आप Good लोग evening थोड़ा ये सबको। सबका म्यूट कर दे माइक। हाँ जी, बिना देरी किए हम क्लास जो है स्टार्ट करते हैं आज की। मैडम वीडियो भेज दिया करिए, कल का वीडियो आया नहीं है। सॉरी सर, मैं अभी शेयर कर देती हूँ, कोई इशू नहीं है सर। नहीं वीडियो भेज दीजिए मैडम, नहीं तो अब समझ में आता नहीं है ना। हाँ ठीक है। ठीक है ना। जी होगा, सारे म्यूट होगा, बस होस्ट और होस्ट अनम्यूट कर सकते हैं। ऋषिकेश अंकल, अभय अंकल अनम्यूट कर इनको सकते हैं। पहले को होस्ट करें। जी मोनिका मैम जी। मोनिका जी अपना स्पीकर अपना ऑन कर लीजिए। मैंने सबको अनम्यूट किया, आप सबको म्यूट किया है, आप भी म्यूट हो गई हैं। पहले आप अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए। सारे लोग ओके, हो गया सर। जी 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 जी। देखिए आज का जो पीपीटी है हमारा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, जिससे कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। फिर भी कोई डाउट आता है कहीं, तो आप लोग उसके बाद जो है ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सर मुझे जो भी क्वेरीज होंगी वो फॉरवर्ड कर देंगे, एंड आई विल ट्राई कि मैं सभी क्वेरीज को जो है सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अभी हम क्लास जो है स्टार्ट करते हैं जल्दी ही। मैं स्क्रीन शेयर आपको कर देती हूँ। सबको स्क्रीन शो हो रहा है? जी जी यस मैम, हो रहा है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है विशेष शिक्षा और समावेशी शिक्षा दोनों का ही। तो वो क्या है, कहाँ से इसकी जो एक जड़ है वो निकली है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, और किस स्वरूप में जो है ये दिनों दिन बदलता गया, वो चीज हम आज की क्लास में जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कल हमने एक चीज पढ़ी थी, एक्सक्लूजन, इंटीग्रेशन, इंक्लूजन, सेग्रीगेशन, 4 टर्म्स हमने पढ़ी थी। तो वो क्या था, पहला सबसे टर्म था, ये एक तरह से इतिहास ही बताता है विशेष शिक्षा का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, या समावेशी शिक्षा की। तो इनका जो इतिहास इन 4 टर्म से होके आता है। सबसे पहले क्या इतिहास था कि बहिष्कार किया गया किनका, जो कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, उनको समाज से बाहर रखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हो ये नॉर्मल बच्चे हैं या नॉर्मल एक सोसाइटी है जहाँ पे डिसेबल जो है वो इनसे बाहर है, इनके बारे में कोई बात नहीं कही गई, टोटली इग्नोर किया गया उनको। उसके बाद बात आई सेग्रेशन यानी पृथकीकरण का, कि उनको अलग कर दिया गया। यहाँ पर क्या था, वो बिखरे हुए थे चारों ओर, लेकिन यहाँ पर अब उनको साथ में कर दिया। लेकिन जो एक मेन समाज है, बाकी समाज है, उससे अलग रखा गया, एक अलग ग्रुप में कर दिया गया। ठीक है, 2 भागों में जो है समाज बंट गया, एक में स्पेशल बच्चे या एक में जो है बिना स्पेशलिटी वाले, यानी जो विदाउट डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी दोनों के 2 ग्रुप हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेज आया या थर्ड जो फेज आया, वो आया एकीकृत का, जिसमें कि इन जो ये जो अलग ग्रुप रखा हुआ था, इसको नॉर्मल जो सोसाइटी है, जो नॉर्मल लोग थे या जो बिना डिसेबिलिटी वाले थे, उनके साथ प्लेस कर दिया गया, यानी फिजिकली रूप से इंक्लूड कर दिया, शारीरिक रूप से ऐड कर दिया, हमारे साथ रख दिया। लेकिन अभी भी उनका ग्रुप कहीं ना कहीं एक साथ था और अलग था हमसे। ठीक है, एकीकृत के बाद जो कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट आया समावेशी का, यानी इंक्लूजन का। इंक्लूजन में क्या हुआ कि इनको सब बच्चों के अकॉर्डिंग और सब बच्चों के समान, जैसे जो दिव्यांगता वाले हैं या बिना दिव्यांगता वाले, सब लोगों को एक समान अधिकार दे दिए गए, सबको एक समान माना गया। अगर किसी को जरूरत है कि वो चल फिर नहीं सकता, जैसे ये अगर बच्चा है वो इसके अकॉर्डिंग चल नहीं सकता, इसके तरह नहीं चल फिर सकता, तो इसको व्हील चेयर दे दी, यानी असिस्टिव डिवाइस दे दिया।
लेकिन ये भी जो मोबिलिटी की हम बात करते हैं, जो संचालन की हम बात करते हैं, गति कौशल की बात करते हैं, पहुंच की बात करते हैं, तो वो इसको जो कमी थी उस चीज को पूरा किया गया और सबके इक्वल जो अपॉर्चुनिटी उसको भी दी गई। जहां अब ये व्यक्ति जा सकता है वहां ये भी जा सकता है। Am I clear? उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम आएंगे हिस्टोरिकल, अर्ली हिस्टोरिकल, जो बहुत प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि थी, सबसे पहले क्या हुआ। इसको हम बांटते हैं 3 भागों में। सबसे पहला भाग या सबसे पहली स्टेज क्या आती है, हम कहेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल में क्या था कि विकलांग व्यक्तियों को अक्सर बहिष्कृत या उपेक्षित किया जाता था। जैसे हमने पढ़ा कि एक्सक्लूड किया गया था, बहिष्कृत किया गया था, समाज का हिस्सा ही नहीं थे, कोई बात ही नहीं करता था उनके बारे में, कोई जानता ही नहीं था कि अच्छा हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं, कोई उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं देता था। वो एक फेज था प्राचीन काल में। ठीक है, यहाँ से अपने माइंड में एक मैप बनाते हुए चलना कि एक प्राचीन काल है, प्राचीन काल में बहिष्कार किया हुआ है, कोई उनके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, अलग है वो समाज से। फिर जो आता है मध्य युग। मध्य युग में क्या हुआ कि एक चैरिटी मॉडल आ गया कि दान के पात्र माने जाने लगे कि ये तो दयनीय है, बेचारे हैं, एक जिनके ऊपर हम कहते हैं ना कि दया भाव खा लिया, गरीब है, बेचारा है, वो वाला दया भाव आने लगा। इनके लिए शिक्षा फिर भी दुर्लभ थी, शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, कहीं भी इनकी एजुकेशन की बात नहीं थी। फिर भी सिर्फ इतना था कि हाँ अंदाज, वो एक कहते हैं ना कि नजरों में आने लगे कि हमने ओ अच्छा इसको ये डिसेबिलिटी है, ये दिव्यांगता है, इसका ये पैर नहीं है, इसका तो दिमाग नहीं है, ये पागल है, ये जन्म से ऐसा है, वो चीजें आने लगी। ये तो भगवान के घर से ऐसा आया है, तो वो चीजें आने लगी। बट अभी भी इनकी शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा था, इनको समाज में जोड़ने की जो है कोई बात नहीं कर रहा था। इसके बाद जो थर्ड हमारा फेज आया वो आया 17वीं और 18वीं शताब्दी। इस जो फेज में जाकर क्या हुआ कि विकलांगों के लिए संस्थागत देखभाल की शुरुआत हुई कि कुछ लोगों ने, जो चैरिटी मॉडल मैंने जो यहाँ पे बताया है आपको कि दया भाव के साथ जो कुछ लोग आगे आए, वो भी किस भाव फीलिंग से कि एक होते है कि दान दक्षिणा के भाव से कि ठीक है ये लोग हैं, जैसे ऑर्फनेज होम है, जो कहते हैं हम अनाथालय है या वृद्धाश्रम है, उस तरह से कि विकलांगों के लिए भी कोई संस्था बना दी जाए जहाँ पे कि इनका भी ध्यान रखा जाए। तो उस पर्पज से कुछ लोग आगे आए और जो डिसेबल्ड है या जो अंधे हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या जिनका दिमाग नहीं काम करता, ऐसे लोगों के लिए उस टाइम डिसेबिलिटी की बात ही नहीं थी, किसी को नहीं पता था ये डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, क्या है। वो इसी तरीके से ट्रीट करते थे, अंधा है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इन ऐसे लोगों के लिए कि हमने एक संस्था बना दी, एक हमने घर बना दिया, एक कम्युनिटी बना दी और यहाँ पर इनकी देखभाल करेंगे। तो ये हमारा 3 फेज जो रहे। पहला कौन सा, प्राचीन काल में जहाँ पे बहिष्कार किया गया था। उसके बाद मध्य युग जहाँ पे दान के मामले माने जाते थे, शिक्षा फिर भी नहीं थी। फिर 17वीं और 18वीं शताब्दी जहाँ पे संस्थागत रूप से देखभाल शुरू हो गई थी इन बच्चों की। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कीवर्ड्स आ रहे हैं हमारे 3। फर्स्ट की नेग्लेक्ट किया गया, बहिष्कार कर दिया गया, नकारा गया बिल्कुल। उसके बाद ध्यान दे जो करने की बात आई, उसके बाद हम एजुकेशन पे मूव करेंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पे 2 मेरे पास, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ थोड़े से। सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन, जो फादर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, हम लिख लीजिएगा, यहाँ पे दिया नहीं है मैंने। फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन या जो प्रतिपादक कहेंगे हम कि विशेष शिक्षा के कौन है, पिता कौन कहे जाते हैं, तो वो हम कहते हैं जीन मार्क इटार्ड को। ये कौन हुए हैं, इन्होंने वाइल्ड बॉय ऑफ एवरॉन, एवरॉन एक जंगल है, एक जंगली बच्चा उन्हें मिला था अमेरिका के किसी जंगलों में, इसकी कहानी भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो उन्होंने सबसे पहले बात की कि मैं इसको इंसानों में और जानवरों में फर्क बताऊं। एक जंगली बच्चा था बिल्कुल, तो उसको वो लेकर आए, उन पर जो है उस बच्चे पर उन्होंने एक ऐसा प्रयोग किया कि ठीक है मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊं, एक एक चीजें करके कि जानवरों में और इंसानों में क्या फर्क है। वहां से कहीं ना कहीं किसी रूप में जो है विशेष शिक्षा निकल कर आई। विशेष शिक्षा क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये वो शिक्षा नहीं थी जो स्कूलों में या जो हम कहें कि जो
हम कहते हैं पहले के जमाने में गुरुजी हुआ करते थे, वो वाली शिक्षा नहीं थी, गुरुकुल वाली शिक्षा नहीं थी। ये शिक्षा कौन सी थी? ये शिक्षा थी कि इसको मैं इंसानों की तरह बोलना, रहना, जीना, उठना बैठना सिखाऊं। तो वो एक नॉर्मल, एक जो सामान्य शिक्षा है उससे हटके थोड़ी शिक्षा थी। इसलिए वहां से जो धीरे धीरे क्या हुआ, विशेष शिक्षा का उद्गम हुआ, या हम कह सकते हैं कि विशेष शिक्षा जो टर्म है वो आई। उसके बाद जो दूसरे हैं हमारे एडवर्ड सैंगविन। एडवर्ड सैंगविन कौन हुए हैं? जिन्होंने बौद्धिक रूप से विकलांगों के लिए विधियां दी। सबसे पहले टीचिंग जो मेथड्स है या टीचिंग हम कह सकते हैं शिक्षण विधियों की बात किसने की बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए? वो की थी एडवर्ड सैंगविन ने। ये दोनों ही टर्म्स, दोनों ही नाम आपको याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यहाँ पर ये है हमारे जो हमने जिसकी अभी बात की थी, सॉरी, जीन मार्क इटार्ड। ये वो स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं। एवरॉन के जंगली लड़के नामक एक जंगली बच्चे के साथ अपने काम के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इटार्ड ने उसे भाषा और सहानुभूति सिखाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम, विशेष शिक्षा का पहला प्रयास विकसित किया, जिसे वह मनुष्यों और जानवरों के बीच अंतर करने वाले प्रमुख गुण मानते थे। यानी कि एकेडमिक पे ध्यान नहीं दिया, शैक्षणिक पे नहीं ध्यान दिया कि गिनती सिखा दो, ABCD सिखा दो, अनार क ख ग सिखा दो, नहीं, सब कुछ छोड़ो, इंसानियत सिखा दो, इंसान और जानवर के बीच में फर्क सिखा दो, भाषा सिखा दो, वो बात कर सके वो सिखा दो, और सामने वाले के सहानुभूति की हम बात कर रहे हैं कि सामने वाले के इमोशन को समझ सके, किसी पे हमला नहीं करे, मारे पीटे नहीं, समझे कि सामने वाले को दर्द होता है, क्या है ये चीज, दुख दर्द सुख, वो चीज सिखा दो, वो फीलिंग सिखा दो, बस वो चीज जो है विशेष शिक्षा कहलाई थी। उसके बाद एडवर्ड सैंगविन सॉरी, एक जो है फ्रेंच एक फिजिशियन हुए हैं, फ्रांसीसी चिकित्सक थे। इन्होंने बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षण विधियां विकसित की थी, और इन्होंने इंद्रिय प्रशिक्षण यानी जो सेंसेस है हमारे, उनकी ट्रेनिंग की बात की। शारीरिक गतिविधि यानी फिजिकल जो हमारा मोबिलिटी है, कि कोई बच्चा है जिसके जो सही से चल फिर नहीं सकता, या कमजोर है, या जो धीरे चलता है, या स्टिफनेस कहीं पाई गई, जिस तरह से भी किसी को लगा कि शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी शारीरिक गतिविधियों पे उन्होंने काम किया, एक्सरसाइजेस पे उन्होंने काम किया। फिर इन्होंने व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर दिया कि इस बच्चे को जिस तरह की शिक्षा की जरूरत है ना, इस बच्चे को वैसी शिक्षा दो। व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे को उन्होंने देखना शुरू किया, इसको शारीरिक रूप से कोई कमजोरी है, शारीरिक रूप से कोई चीज की कमी है, जरूरत है, तो वो देना शुरू किया। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उस चीज पे काम करना इन्होंने शुरू किया। उनकी शारीरिक विधि ने विशेष शिक्षा को मानवीय, संगठित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है प्रदान किया दिया। तो ये दो हमारे जो मेन एक मानते हैं जहां से विशेष शिक्षा का उद्गम हुआ। फादर की अगर हम बात करें, पूछे, तो आएगा जीन मार्क इटार्ड। और अगर बात करें कि बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए सबसे पहले किसने जो टीचिंग मेथड दिए थे, वो दिए थे एडवर्ड सैंगविन ने। उसके बाद हम करते हैं 17वीं 18वीं शताब्दी तक हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे कि संस्थागत रूप से बच्चों को केयर देने जाने लगी, देखभाल होने लगी थी उनकी। अब हम आ गए हैं 19वीं सदी में। 19वीं सदी में क्या हुआ, नेत्रहीन, बधिर और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी। इसमें फोकस किया गया सेग्रीगेशन पे ही, कि स्कूल तो आ गए स्पेशल, लेकिन वो अलग है अभी भी, कि बच्चों को उनके लिए अलग स्कूल है, नॉर्मल स्कूल में कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि जिन बच्चों को अलग से हम देखभाल कर रहे थे, उन्हीं बच्चों को जब शिक्षा की जरूरत की महसूस हुई कि ठीक है इन बच्चों को शिक्षा भी दी जानी चाहिए, तो उसमें से भी हमने और ग्रुप कर दिए कि जो नेत्रहीन है, जो देख नहीं सकते, उनका अलग ग्रुप है, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनका अलग ग्रुप है, और जिनका दिमाग काम नहीं करता, जो दिमागी रूप से बौद्धिक, जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनका एक अलग ग्रुप कर दिया गया। तो यहाँ पर भी क्या किया गया, पृथक्करण किया गया, कि बंटवारा किया गया उनका। अलगाव जो चीज थी वो यहाँ पर आई। फिर बात आ रही कि विकलांगता का चिकित्सा मॉडल, जिस पे हम बात करते हैं मेडिकल, यानी कि मेडिकल क्या था कि डॉक्टरी लेवल पे,
कि उनकी देखभाल की हम बात कर रहे थे। अब की इसकी आंखें नहीं है तो उस चीज का ट्रीटमेंट हो, किसी को सुन नहीं रहा उस चीज का ट्रीटमेंट हो, किसी के दिमाग में कोई कमी है, बुद्धि किसी के काम नहीं कर रही, ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो उस चीज पे काम हो। यहाँ पे जो चैरिटी मॉडल था हमारा मध्य युग में, दान का पात्र, वो दान पात्र जो 19वीं सदी में आते आते क्या हो गया, चिकित्सा मॉडल में बदल गया। इस चीज को जो है आप यहाँ पे ध्यान रखें। फिर जो कीवर्ड्स है यहाँ के, वो कीवर्ड्स याद रखना कि सेग्रीगेशन, पृथक्करण, चिकित्सा मॉडल और विशेष विद्यालय कहाँ पर आए थे, 19वीं सदी में आए थे तीनों। माफी चाहूंगी, गला थोड़ा अभी भी खराब है, काम इस पे चल रहा है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 20वीं सदी के बदलाव। 20वीं सदी में क्या हुआ कि जो पृथक्करण था ना, अलगाव था, सेग्रेशन था, उससे हम इंटीग्रेशन पर आ गए, और इंटीग्रेशन से हमने, एकीकरण से हमने समावेशन की ओर कदम रख दिए थोड़े कदम की मैं बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा 20वीं सदी यानी जो 19 वाला सीरीज है ना हमारा, 1974 में IEDC आया था, सबको पता है, उसमें एकीकरण की बात की गई थी। लेकिन जो समावेशन है वो 1964 में कोठारी कमीशन में भी बात की गई थी, लेकिन उस पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो चीजें शायद इतनी उनको लगी ही नहीं। बात उसके बाद जो समावेशी हाईलाइट जो हुआ वो प्रॉपरली, वो बहुत देर लेट हुआ, एंड में हुआ, लेकिन समावेशी शिक्षा की जो सबसे पहली बात की गई थी वो कोठारी कमीशन में कर दी गई थी। वर्ल्ड वॉर हुए, रिहैबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई विकलांग सैनिकों के लिए। सॉरी ये जो है हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा, ओके, रिहैबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स, जो सैनिक थे विकलांग, उनके पुनर्वास और व्यवसायिक प्रशिक्षण की बात हुई वर्ल्ड वॉर के टाइम। जब ये जो विश्व युद्ध चल रहे थे, जो युद्ध लड़ाइयां चल रही थी, उन टाइम पर ये सोल्जर्स जो थे, हमारे सैनिक जो थे, उनकी बात हुई थी कि उनको पुनर्वासित किया जाए, उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। वहां से इन चीजों का उद्गम हुआ धीरे धीरे। UN डिक्लेरेशन भी 20वीं सदी में देखने को मिले थे हमारे, जो संयुक्त राज्य की घोषणाएं हुई, या UNCPRD हम एक्ट कह सकते हैं, पॉलिसीज आई, बहुत सारी पॉलिसीज आई, तो वो सब कब आई है, 20वीं शताब्दी में आई है। यहाँ के जो 20वीं सदी के कीवर्ड्स याद रखना, 20वीं सदी से जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको देखने को मिलेगा अधिकार, अधिकारों की बात जो थी वो आ गई थी, क्योंकि 1995 में ही हमारा PWD एक्ट भी आ गया था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, तो वो भी जो है अधिकारों की बात तो कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुकी थी। एकीकरण हो चुका था, समावेशन भी स्टार्ट हो गया था, एकीकरण भी हुआ और समावेशन भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन जब हम बात करें कि एक्चुअल जो समावेशन है, या ट्रू समावेशन, जो सच्चा समावेशन या फ्लेक्सिबिलिटी की जब हम बात करेंगे ना समावेशन के साथ, एक अकेला समावेशन जब वर्ड है तो वो 20वीं शताब्दी में है, लेकिन उसी समावेशन वर्ड के साथ जब फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन जुड़ जाएगा, पहुंच जुड़ जाएगी, और जो भी एड्स की जरूरत है वो सारी प्रोवाइड करवाना जुड़ जाएगा, तब वो है हमारा 21वीं शताब्दी में चला जाएगा। पुनर्वास की बात जो है वो 20वीं शताब्दी में की गई। ये हमारे कुछ वैश्विक उपलब्धियां हैं जो आई। 1975 में US एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट आया, आइडिया एक्ट आया। 1994 में सैलमैन का स्टेटमेंट आया, फ्रेमवर्क था ये, इंक्लूसिव एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क आया था, स्पेसिफिकली जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर इसमें बल दिया गया था। उसके बाद जो है 2006 में UNCPRD आया, हमारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी ये संयुक्त राज्य ने दिया था। जैसे कि हमारा RP एक था, हमारा PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो हमारा 1995 में जो आया वो इंडिया का था, लेकिन ये 2006 में जो आया वो संयुक्त राष्ट्र का था। और इसी बेस पे जो संयुक्त राष्ट्र का है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये ऐसा ही एक जो है RPWD एक्ट तो 2016 में इंडिया में एक और आ गया। अब हम बात करते हैं भारतीय परिदृश्य, प्रारंभिक चरण क्या थे। अब तक हमने पढ़ा कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के जो 17वीं 18वीं शताब्दी, 19वीं और 20वीं शताब्दी। अब हम पढ़ते हैं कि अर्ली स्टेज से लेकर प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले और आजादी के बाद, स्वतंत्रता से
कि जो स्वतंत्रता से पहले और बाद के फेज का क्या डिफरेंस है। स्वतंत्रता पूर्व क्या था कि मिशनरी और स्वैच्छिक विशेष विद्यालय थे, कि अपनी इच्छा से वॉलेंटियरली, कहते हैं ना कि जैसे एनएसएस के होते हैं, एनएसएस के जो बच्चे होते हैं कि वो अपनी स्वयं सेवक जो है अपने आप से जो सेवा करना चाहते थे वो आगे आए, उन्होंने जो है स्कूल बनाए, उन्होंने वो काम करना शुरू किया। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सरकार ने विशेष स्कूल शुरू किए और कल्याण पर ध्यान जो है केंद्रित किया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट बने, जैसे कि NIMH है हमारा, NIVH है, ये इंस्टीट्यूट बने। ये हम क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूट कब बना, ये ईयर वाइज जो है हम, ये फैक्चुअल डाटा है, इसमें कुछ डिस्कशन वाला नहीं है, तो ये फैक्चुअल डाटा आपको डायरेक्ट वैसे ही मिल जाएगा कि कौन कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूट कब बना, ये डाटा आपको इंफॉर्मेशन जो मिल जाएगी, वो याद करने वाला है, उसमें कुछ समझने वाला नहीं है। ठीक है, कीवर्ड्स है यहाँ के कि कल्याण, स्वैच्छिक प्रयास, अपने आप से, अपने मन से, अपने दिल से, स्वेच्छा से जो है प्रयास किए गए और राष्ट्रीय संस्थान बने धीरे धीरे, ये यहाँ के जो है चरण रहेगा। इसके बाद हमने बात कही है कि इंडियन पॉलिसीज एंड एक्ट, कौन से हमने जो है इसमें बहुत ही मिनिमम एंड हाईलाइटेड एक्ट यूज जो है इंक्लूड किए हैं मैंने। 1986 में एक NEP पॉलिसी आई थी जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन की बात की गई थी। इससे पहले एक 1968 में भी आई थी, वो भी NEP थी। उसके बाद जो आई है 1986 के बाद जो NEP आई है वो आई है 2020 में। याद रखना, बहुत ही लंबे गैप के बाद जो NEP आई है। उसके बाद जो एक 1992 में RCI है, जो हमारा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वो कब बना, वो बना 1992 में, जो कि ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स की बात करता है कि अगर स्पेशल बच्चे हैं या उनके लिए जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, तो जो भी ट्रेनिंग देनी है उनके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या मायने होने चाहिए, स्पेशल स्कूल अगर खोल रहे हो तो उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने बच्चे हैं, क्या सुविधा होनी चाहिए और कितने स्टाफ होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी सुविधा चाहिए, वो सारी चीजों को कौन देखता है, RCI देखता है। RCI के जो वर्क है हम पढ़ेंगे, पूरा RCI भी पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक काम पूछ लिया जाएगा और नीचे ऑप्शन होगा कि ये काम किसके अंडर आता है, या ऑप्शंस में कुछ वर्क दिए होंगे और इसमें से RCI के अंडर कौन सा काम आता है या नहीं आता, वो चीजें आपसे पूछ ली जाएगी। और ऐसा क्वेश्चन जो है या तो RCI से बनता है, NCERT से बनता है और UGC से बनता है, NCTE से बनता है। ये चार जो है ऐसी मेन वो चीजें हैं कि NCERT, SCERT क्या क्या करता है, UGC और जो हमारा RCI है, NCTE है। NCT बेसिकली जो है टीचर एजुकेशन के लिए है, और कि टीचर्स की जो एजुकेशन है उनके लिए NCT वर्क करता है। तो इनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में भी हम आगे की क्लास में कभी पढ़ेंगे। 1995 में एक्ट आया, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर की बात करता है। 2009 में आया RTE एक्ट, जिसने की समावेशी शिक्षा की बात की मुख्य स्कूलों में, जो नॉर्मल हमारे नॉर्मल स्कूल्स जो चल रहे थे उनमें भी बात की कि इंक्लूजन इन मेन स्ट्रीम स्कूल, जो मुख्य धारा के स्कूल है उनमें समावेशन किया जाए इन बच्चों का। 2016 में RPWT एक्ट आया, जिसने की राइट्स की बात की, अधिकारों की बात की, किसके, पर्सन विद डिसेबिलिटी के, और जिसमें कि 21 जो है कैटेगरीज दी गई डिसेबिलिटीज की, कि इन 21 डिसेबिलिटियों को इन 21 डिसेबिलिटी के जो लोग हैं इन सबके राइट्स की बात जो किसमें की गई, RPWT एक्ट में की गई। अब छोटी सी समरी है, समरी को रीड करते हैं हल्का सा समझते हुए। सेग्रेशन, सेग्रेशन क्या था, सबसे पहले 19वीं शताब्दी में जो है अलग रखा गया था। 19 C का मतलब सेंचुरी है, 19वीं शताब्दी कि पृथ्वीकरण था, 20वीं शताब्दी में एकीकरण आ गया और 21वीं शताब्दी में इंक्लूजन आ गया। ठीक है, इंक्लूजन की शुरुआत जो है 20वीं शताब्दी के अंत में हो गई थी, लेकिन जो एक्चुअल है वो 21 में ही आया है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए तो आपको समझना होगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इंक्लूजन की शुरुआत कब हुई या कहां से इसके पश्चिम आए, ऑप्शंस पे भी जाता है।
ऑप्शन में क्या मिलता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बेस पे आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ ही क्वेश्चंस हम करेंगे, बाकी के क्वेश्चन अभी जस्ट आप क्लास के बाद आपके 5 मिनट में ही आपके ग्रुप में आ जाएंगे, और जो इसकी रिकॉर्डिंग या वीडियो रहेगी क्लास की वो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ और जो क्वेश्चन आंसर सेट है वो प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए, आप माइक ऑन कर सकते हैं, सेट परमिशन ग्रांट कर दीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन सेट पे चलते हैं। एनी डाउट? मैम मेरा एक पढ़ा रही क्वेश्चन आगे है। बढ़िए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी जो सर। आरसीआई की स्थापना वाला जो गूगल हाँ पे जी। देखा वो 1986 दिख रहा है, आपने 1992 बताया, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है। नहीं सर, आरसीआई 1992 में बना है, आपने कहीं कुछ और देखा होगा। आरसीआई ठीक। जो है रिहैबिलिटेशन 1992 92 में ही बना है सर। जी मैम। हाँ जी, ये सही है सर। आप एक बार चेक कीजिएगा, आपने या तो कुछ और देखा होगा मे बी। हाँ जी ठीक सर। मैम, देख रहा हूँ। मैम गूगल में लेकिन बता रहा है, मैम गूगल में मैडम सही कह रही है सर, मैडम 1982 सही कह दिखा रही रहा है, है, गलत नहीं कह रही 1992 में संसद में 1992 में पारित हुआ है, लेकिन आरटीआई की स्थापना 1983 में हुई है। 83 में हुआ है, 1983 में। ऐसे देखिए, यहाँ पर सिर्फ हमने जो शुरुआत की है- 1986। हाँ जी सर, जो शुरुआत बिल्कुल। की है जो है माना जाएगा। जब आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा सांसद का या स्थापना, एक्चुअल स्थापना कब हुई, तो वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेगा सर। लेकिन जब नॉर्मली पूछा जाता है कि आरसीआई की स्थापना कब हुई, तो जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, चाहे आप DSSS भी देख लीजिए, चाहे सीटेट देख लीजिए, या जो भी एग्जाम अब तक हुए, सब में जो है 1992 ही माना गया है सर। ठीक है सर, इस पे आप एक बार चेक करिएगा, मैं एक बार फिर से चेक करूंगी, आपको कंफर्म करूंगी, और क्वेश्चंस भी इसमें जो है मैं ऐड करूंगी और आपके ग्रुप में क्वेश्चंस भी पहुंचा दूंगी। ठीक है सर। 86 में केवल संसद में पास हुआ था उस एजुकेशन कमीशन में, लेकिन अपने कार्यभार में 1992 में। हाँ जी, तो वो चीज है। मोनिका जी, 1992 में ही। मोनिका जी आप प्रॉपरली क्लास चलाइए। मैं लोगों की का माइक म्यूट कर दे रहा हूँ, इसलिए कि विशेष योग्यताधारी लोग जुड़े हुए हैं, अपनी योग्यता जरूर इसमें रखेंगे। जब प्रश्न काल आएगा तो प्रश्न लिया जाएगा। अभी मैं सबका माइक म्यूट कर रहा हूँ। मोनिका जी आप अपना कंटिन्यू रखिए, अभी अपना ओपन कर लीजिएगा, इसलिए कि आप होस्ट हैं। सर क्लास हमारा जो टॉपिक है हो चुका है, अब हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नहीं आ रही है। हाँ जी, स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? आ रही है मैम, आ रही है। क्वेश्चन आया आ रही है। क्वेश्चन रीड कीजिए। एवरोन के जंगली बालक को शिक्षित करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है हमारे पास एडवर्ड सेंगुइन, जीन मार्क इटार्ड, लुई ब्रेल और मारिया मोंटेसरी। तो ये हमने ऑब्वियसली पढ़ा है। तो जंगली जो बालक था एक एवरोन के जंगल में जो मिला था, तो उसको जो है शिक्षित करने का श्रेय किसको जाता है? हमारा ऑप्शन राइट होगा बी, जीन मार्क इटार्ड को इसका जो है श्रेय जाता है, जो कि मुख्य जो विशेष शिक्षा के प्रारंभिक अग्रदूत जिनको माना गया है, जीन मार्क इटार्ड, उनको इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडवर्ड सेंगुइन किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा से संबंधित थे? क्वेश्चन का टाइप समझते हुए चलिएगा। पहले क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था वो ये पूछा गया कि श्रेय किसको जाता है, नेम ऑप्शन में दे रखा था। सेम ऐसे ही पूछा जा सकता है, नेम ऊपर दिया जाएगा क्वेश्चन में, और कि कौन से बालक को शिक्षित करने का श्रेय दिया गया, इनको वो ऑप्शन में हो सकता है। क्वेश्चन इस तरह से चेंज हो सकता है आपके लिए। एडवर्ड सेंगुइन किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा से संबंधित थे? तो इन्होंने जो विद्या दी थी, शिक्षण विद्या, वो किन बच्चों के लिए दी थी? नेत्रहीन के लिए, बधिर के लिए, बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इन्होंने बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा की बात की है, उनसे रिलेटेड जो है शिक्षण विद्या इन्होंने दी है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा का अर्थ क्या है?
विशेष शिक्षा का अर्थ क्या सामान्य शिक्षा है, केवल प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, विकलांग बच्चों की शिक्षा या व्यवसायिक प्रशिक्षण? तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि विशेष शिक्षा जो है विकलांग बच्चों की शिक्षा है, जो दिव्यांग है, जिन्हें किसी तरह की कोई कमी है कह सकते थे हम, उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, आज हम कमी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है चिकित्सीय मॉडल विकलांगता को किस दृष्टि से देखता है? सामाजिक स्क्रीन नहीं आ रही है मोनिका जी, स्क्रीन नहीं शेयर हो पा रही है। सर मेरे पास जो है स्क्रीन चल रही है, अभी शो हो रहा है सबको? मेरी आवाज आ रही है सर? एक कोई भी एक सर प्लीज माइक ऑन करके मुझे बताएं, अभी स्क्रीन शो हो रही है? हेलो, जेल हो रही है। ओके ओके सर ओके, आपका डाटा खत्म हो चुका होगा। मे बी किसी का नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से नहीं हो रही होगी। मेरे पास जो है वो क्लियरली चल रहा है। आ रही है ओके सर, क्लियर चल रहा है, स्क्रीन भी चल रहा है क्लियर। हाँ जी, ओके स्टार्ट करते हैं। चिकित्सीय मॉडल पे हम थे, विकलांगता को किस दृष्टि से देखता है इसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ से हम ऑप्शन देखते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से, व्यक्ति की कमी के रूप में, शैक्षणिक दृष्टि से, समानता के रूप में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि मेडिकल से रिलेटेड तो कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो मेडिकल से कैसे हम करेंगे? अब एलिमिनेशन से हम करेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण से तो वहां था कि ठीक है, समाज में कोई लोग हैं जिनको किसी तरह की कोई कमी है, तो उनको चैरिटी मॉडल वाला सा लग रहा है। व्यक्ति की कमी के रूप में ये फिर भी थोड़ा मान सकते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से तो इंक्लूसिव में देखा गया था, मेडिकल मॉडल तो नहीं था। समानता के रूप में, समानता की तो बात ही जो है 21वीं शताब्दी में आई है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। व्यक्ति की कमी के रूप में देखा गया मेडिकल मॉडल में। माइक अपना म्यूट रखें प्लीज। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है सामाजिक मॉडल जो था, सोशल मॉडल, उसका उद्देश्य क्या था? विकलांगों को दान देना, उनकी कमी को ठीक करना, समाज में मौजूद बाधाओं को हटाना, या उन्हें अलग विद्यालय में रखना। तो सामाजिक मॉडल का जो उद्देश्य क्या था वो हमारा जो है ऑप्शन सी होगा, समाज में मौजूद बाधाओं को हटाना, कि समाज को उन बच्चों के लिए तैयार करना जो था हमारा सामाजिक मॉडल रहा है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आई गेस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। पृथ्वीकरण से समावेशन की दिशा में मुख्य परिवर्तन किस शताब्दी में आया? तो ये क्वेश्चन आप सब मुझे बताएंगे। 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं या 21वीं शताब्दी? पृथ्वीकरण, सेग्रेशन से समावेशन। आपके पास 1 ही मिनट का समय है, जल्दी बताइए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बताऊंगी। मुख्य परिवर्तन की बात की गई है। मुख्य परिवर्तन में देखो हमने 3 एरो वाला एक वो किया था, मैं आपको यहाँ पे बना के समझा देती हूँ। एक इस तरह का हमने एरो वाला किया था, जिसमें हमारा क्या रहा था कि इस तरह से एरो बने हुए थे। यहाँ पे 19वीं शताब्दी थी, यहाँ पे 20वीं थी और यहाँ पर 21वीं थी। 19वीं शताब्दी में जो था हमारा पृथ्वीकरण था, और यहाँ पर हमारा जो आया था एकीकरण आया था, और फिर यहाँ पे समावेशन आया था। लेकिन समावेशन के जो पैर थे वो कब लगने शुरू हो गए थे, या कब उसका जो शुरुआत हो गई थी, वो 20वीं शताब्दी के अंत में हम कहेंगे हो गई थी। तो जो यहाँ पर मुख्य परिवर्तन रहेगा पृथ्वीकरण से समावेशन की ओर, वो कब रहेगा? वो रहेगा हमारा 20वीं शताब्दी में। अब किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे बताएं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। आज की क्लास हमारी समाप्त होती है यहीं।
बताइए सादर अब। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। ग्रुप में या अपूर्व जी को आपके क्वेश्चन और पीपीटी उससे जो रिलेटेड होंगे वो प्राप्त होते रहेंगे, तो हमारे Yes. साथियों के फीडबैक प्राप्त होते रहेंगे अच्छे से। ये सर अभी जो है इस आज की पीपीटी और आज की पीपीटी के साथ इसके जो है 25 क्वेश्चंस का सेट है। जी 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 सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास। सभी लोग अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं। तिवारी जी से निवेदन है कि संख्या बढ़ाई जाए, लोग तो नहीं पा रहे हैं सर। बढ़ा देंगे नहीं, 2-3 पैसा ज्यादा है, संख्या बढ़ जाएगी। संख्या बढ़ा दीजिए सर, संख्या। कल की पीटी मिल जाएगी क्या? सभी लोग अपने अपने नाम से जुड़ने की कोशिश करें। इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने नाम से जुड़ेंगे। संख्या हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने नाम से आप जुड़िए। बच्चों के नाम से जुड़ते हैं पहचान में नहीं आते, अपने नाम से संभव हो सके तो डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया भी सर मेरा सुझाव सर, नाम देख कर रिमूव करोगे क्या? जी हाँ, नाम देख करके रिमूव कर देंगे। जो लोग हमको पानी पी करके गाली देते हैं उनके पास नहीं रखते हैं। गाना बजा रहे हैं इसी में। बताइए यहाँ बाजा बज रहा है, उनको रिमूव करिए। अरे उठा के फेंक दीजिए बाहर। डीजे 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 चल रहा है क्या? जिनका गाना बज रहा है उनको हटा दीजिए सर। ऐसे लोगों को हमने कहा है कि नाम हटाएंगे तो किसी को तकलीफ हो रही थी, ऐसे लोगों को हम क्यों रखेंगे? सर हम इसमें तो हम हमारी तरफ से तो कोई ना तो ये वीडियो खोल ली जा रही और ना ही ये आपका माइक भी हमेशा म्यूट रहा है। रोज के क्लास का पीडीएफ जरूर भेज दीजिएगा जिससे कि नोट्स बनाए जा सके। आगे पढ़ाया जाएगा कि नहीं? आगे क्लास चलेगा कि बंद हो जाएगा? अभी कल चलेगा सुधाकर जी, आज नहीं चलेगा। ठीक है। क्लास समाप्त हो गया है, सभी साथी लेफ्ट हो सकते हैं। अरे क्या पढ़ा? हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। सर प्रणाम सर। मैं उपाध्याय बोल रहा हूँ राजापुर से। हेलो बताएं। हाँ सर,
आवाज कट रही है खत्म जी बताइए। लोग लाइए खाइए। सभी साथी लेफ्ट हो सकते हैं, जाइए खाइए सभी लोग। चरण स्पर्श तिवारी जी। सादर प्रणाम मनोज जी, जाइए खाना खाइए। प्रणाम सर जी। सर जी बड़ा जल्दी क्लास खत्म हो गई गुरु जी। खाना खा संजय। नमस्ते तिवारी सर। नमस्कार ठीक है सर। हाँ बढ़िया है सर। ये बताइए कि सब लोग माइक चालू कर देते हैं, उनको पता नहीं रहता कि हम माइक चालू किए हैं कि नहीं किए हैं, घर की सब कहानी बताने लगते हैं उसमें। इतना भी थोड़ा बहुत भी सेंस होना चाहिए लोगों को। मिट्टी में कहाँ कहाँ से कौन अपनी बहनें जुड़ी हुई हैं, अपने साथी जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा भी किसी को सेंस नहीं है कि कैसे क्या करना चाहिए। बहुत कमी हो चुकी होगी, तो आप अभी निशातगंज जाएंगे, वहाँ स्क्रीनिंग जाएंगे। 5 मिनट में काम कर